गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड के लिए आज हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को आगे ले जाते हुए वाटसन के बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पर हम और आगे बात करेंगे। हम लोगों ने पॉस्टुलेट्स यानी अभिधारणाएं पर बात किया था और उनकी 4 अभिधारणाएं हैं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अभी आज हम लोग व्यवहारवाद के उसमें हमने व्यवहारवाद के मन शरीर के संबंध पर भी डिस्कस किया था। तो मन और शरीर का विवाद जो है वो वाटसोनियन बिहेवियरिज्म में आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उल्ट के मेंटलिस्टिक अप्रोच को बिल्कुल ही नकार दिया और मनोवादी तत्वों को निकालकर बाहर फेंकने का बिगुल बना दिया। और यही चीज़ थी कि मन और शरीर के जो सिस्टम जो जो रिलेशन है मार्क्स एंड हेलिक्स के इवैल्यूएशन पॉइंट्स पर, उसका विवाद यहाँ उठता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ शरीर को व्यवहार करने के लिए माना और उन्होंने व्यवहार को भी बहुत ही छोटे छोटे रिस्पॉन्सेस का से निर्मित माना। उनका जो मूलभूत व्यवहारवाद की तरफ से जो मूलभूत रेडिकल, जिसको रेडिकल व्यवहार कहते हैं, मूलभूत व्यवहारवाद जो है, ने बड़े अच्छे तर्क द्वारा दैत्ववाद, अब आप पूछेंगे दैत्ववाद, मैंने पिछले क्लास में मोनिज्म एंड डुअलिज्म पर भी बात की थी। मोनिज्म यानी सिर्फ शरीर काम करता है, मस्तिष्क और शरीर के बीच एक संबंध है और उन्होंने मस्तिष्क को नकार दिया। और इस यहाँ द्वैतवाद में शरीर एक तरफ काम करता है और मन अलग चलता है। ये पैरेललिज्म और उसके द्वैतवाद के भी 2 भाग हैं, पैरेललिज्म एंड इंटरेक्शनिज्म। पैरेललिज्म में समानांतरवाद और इंटरेक्शनवाद में समन्वयवाद। तो इंटरेक्शन भी एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ जिसने ये माना कि शरीर और मन, ये विचार जो है प्योर तार्किक यानी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है और प्रत्यय है। और इसको मोनिज्म डुअलिज्म 2 हुए और डुअलिज्म के 2 पार्ट, पैरेललिज्म एंड इंटरेक्शनिज्म। पैरेललिज्म में ये माना गया कि माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग चलते हैं, दोनों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है, शरीर अपना काम करता है और मनुष्य का मस्तिष्क अपना काम करता है। लेकिन वहीं पर इंटरेक्शनिज्म में ये चीज़ मानी गई, लोगों ने, दर्शन शास्त्रियों ने माना कि इंटरेक्शन चलता रहता है इन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड कंट्रोल करता है बॉडी को, बॉडी जो है वो क्रियाओं को करता है। ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रहने की है आपके कॉन्सेप्ट में। तो ये चीज़ मैंने कह दी। तो उन्होंने द्वैतवाद को, यहाँ पर फिर व्यवहारवाद की बात हम करेंगे, तो द्वारा द्वैतवाद के विचारों का खंडन किया और इसमें कहा कि यदि मन का अस्तित्व मान लें तो 2 ही बात हो सकती, मन व्यवहारों को प्रभावित करता है या अंतःक्रियावाद द्वारा, या अंतःक्रियावाद हुआ, ये इंटरेक्शनिज्म हुआ। तो मन व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है तो ये समानांतरवाद हुआ। ये बात, मन अगर व्यवहारों को प्रभावित करता है अकॉर्डिंग टू वाटसन, तो ये अंतःक्रियावाद हुआ। उन्होंने दर्शन शास्त्रियों से अलग हटके इसकी एक विचार, इसको अपने ढंग से, बहुत खूबसूरत ढंग से इसको परिभाषित किया। और अगर मन व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है तो ये पैरेललिज्म हुआ, समानांतरवाद हुआ। तो हम मन की बात को ही जब नहीं मानेंगे तो यदि पहली स्थिति को मान लें तो ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नियम का उल्लंघन होता है। ये एक अलग बहस है जिसको यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि मोनिज्म एंड पैरेललिज्म को, दोनों को ही, यानी मन के अस्तित्व को ही वाटसन ने नकार दिया। अच्छा, मेथोडोलॉजिकल, अगर हम मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म की बात हम करें तो इसमें कोई नई बात नहीं है, वो बहुत पुरानी बातों को कोई नई बात नहीं है। मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव जो मेथड्स थी बहुत पहले से चली आ रही थी, जिसको वाटसन ने अप्रूव किया, वाटसन ने इसको माना, इस्तेमाल में थी। उन वादियों के विरोध में के बावजूद पशु अध्ययन हो रहे थे
पशु अध्ययन पर थॉर्नडाइक और पावलोव के प्रयोग वाटसन के प्रकट होने से पहले प्रसिद्ध हो चुके थे और ये सब साइकोलॉजी के क्षेत्र में ही हो रहा था। ठीक है कि वाटसन रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और कुत्तों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर, लेकिन उनकी थ्योरी 1902 में मान ली गई थी और उसके लिए 1904 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये बात बिल्कुल याद रखने की है। तो ऑब्जेक्टिविज्म जो है, ऑब्जेक्टिव मेथड और पशु अध्ययन पहले से चल रहे थे, यानी जो मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म है उसमें कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये बहुत वही चीज़ें हैं जो पहले से साइकोलॉजी में चली आ रही थी। और वाटसन ने अपने मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे टेस्ट बन चुके थे। बिहेवियर कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे टेस्ट्स भी बन चुके थे 1909 के पहले, 1908 के पहले। तो ये बहुत बड़ा ये कोई नई बात उसमें नहीं है। वाटसन ने इन टेस्ट्स एंड मेथड्स को पूरी मान्यता दी और इनमें प्रयोग होने वाले मेंटलिस्टिक एलिमेंट्स को निकाल फेंकने तथा इसका बहुत प्रतिरोध उन्होंने किया। तो ये बहुत स्पष्ट बात है, उसमें मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि नए तरीके से कहा जा सके। तो वाटसन, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि वाटसन ने इंट्रोस्पेक्शन को वर्बल रिपोर्ट का नाम दिया, जिस पर बाद में उनकी आलोचना भी बहुत हुई कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को उन्होंने माना लेकिन उसका नाम बदल दिया और कहा कि मौखिक प्रतिवेदन यानी वर्बल रिपोर्ट जो है वो उसको का नाम देकर विज्ञान में अपने मनोविज्ञान में समेट लिया। उनका मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म का महत्व ही समाप्त हो गया। तो यहाँ तक हम लोग आ गए और अब हम आगे बढ़ेंगे डाटा, नेचर ऑफ डाटा इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, या बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहें या वाटसोनियन अप्रोच कहें। तो डाटा की बात जब हम करेंगे तो हमारा डाटा एक चीज़ छूट रही है यहाँ पर, कंसेप्चुअल बिहेवियरिज्म की। कंसेप्चुअल बिहेवियरिज्म में डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल बिहेवियरिज्म ने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में बड़ा योगदान दिया। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ने बहुत बड़ा योगदान साइकोलॉजी में दिया। नेचर एंड स्वरूप फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स